हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का ये जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर किया है दीपाली ने, जो कि एमपी के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती है। और ये उनके साथ हुआ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लाइफ कभी कभी हमारे लिए ऐसी चीज़ें प्लान कर देती है जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोची होती हैं। कई लोग पैरानॉर्मल को एक्सपीरियंस करने के लिए जगह जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उन्हें अपने लाइफ टाइम के अंदर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में ये एक्सपीरियंसेस ऐसे ही लिखे होते हैं और चलते फिरते उनके साथ ऐसे डेडली एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि जब वो किसी और को सुनाने जाते हैं तो इनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ दीपाली के साथ, जब एक शाम वो अपनी कोचिंग से थकी हारी अपने घर वापस लौट रही थी अपनी स्कूटी से। ये उस टाइम की बात है जब दीपाली 10th क्लास में पढ़ती थी और बोर्ड एग्जाम शुरू होने में बस कुछ 1-2 महीने बाकी थे। पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि सुबह से लेकर शाम तक उसका ज़्यादातर टाइम कोचिंग में ही निकल जाता था। सर्दियों का मौसम था और आपको पता है कि सर्दियों के टाइम पर अंधेरा जल्दी हो जाता है, लेकिन 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करने का प्रेशर था और उसके अलावा दीपाली के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसकी कोचिंग भी जो थी उसके घर से काफ़ी दूर थी और अपनी स्कूटी से वो रोज़ाना कोचिंग जाया करती थी। एक दिन हमेशा की तरह ही वो अपनी कोचिंग कंप्लीट करके रात को करीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास अपने घर की तरफ लौट रही थी। उसके घर जाने के रास्ते में एक लंबी नहर पड़ती थी और उस नहर के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं थे, सिर्फ खाली खेत और कुछ पुराने बड़े बड़े पेड़ और एक सुनसान सी सड़क। भरी दोपहर में भी वो सड़क जो थी थोड़ी अजीब सी फीलिंग देती थी, लेकिन शाम होने के बाद वो जगह पूरी तरह से सुनसान हो जाती थी। लेकिन दीपाली के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो रोजाना इसी रास्ते से गुजरा करती थी। लेकिन आज उसे रिलेटिवली ज़्यादा टाइम हो गया था और करीबन 8:30 पौने 9 के आसपास वो उस सड़क से गुजर रही थी। सड़क पर से थोड़ी थोड़ी देर में 1 या 2 गाड़ियां गुजर रही थी और दीपाली अपनी स्कूटी चलाते हुए अपने मन में अगले दिन होने वाले उसके टेस्ट के बारे में सोच रही थी। वो चलते जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी ने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसकी उम्र करीबन 45-50 साल के आसपास होगी और वो इस तरह से गाड़ियों को रोकने के लिए अपना हाथ दे रहा था। और जैसे ही दीपाली उसके पास पहुंची, उस आदमी ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। दीपाली ने पहले तो स्कूटी धीमी की और उसके मन में हिचकिचाहट भी थी कि इतनी रात को किसी को लिफ्ट देना ये सेफ नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यार इसकी भी शायद कोई मजबूरी होगी, क्योंकि उस आदमी के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी और शक्ल से भी वो इंसान ऐसे कोई गुंडा है कुछ नहीं लग रहा था, डिसेंट सा था। तो दीपाली ने कुछ सोचकर स्कूटी रोक दी और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ अंकल, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? तो उस आदमी ने धीमी सी आवाज़ में बोला, बेटा क्या मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगी? दीपाली ने 1 मिनट के लिए उस आदमी की तरफ देखा, उसको पूरा स्कैन किया, जज किया कि आदमी सही है या गलत है, और उसके बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जी अंकल बैठ जाइए। वो आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप दीपाली की स्कूटी के पीछे बैठ गया। उसके बाद दीपाली ने फिर से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। स्कूटी चलने के 2-3 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से दीपाली के शरीर में चिल्स आना शुरू हुए। मतलब होता ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, बार बार आपको एक अजीब सी सेंसेशन आ रही है कि कुछ डर वाली चीज़ है। शुरू शुरू में तो लगा कि शायद सर्दी का मौसम है और रात की ठंडी की हवा की वजह से उसे ऐसे चिल्स महसूस हो रहे हैं। लेकिन जब बार बार वही चिल्स महसूस होने लगे और हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा, तो दीपाली को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। इस फीलिंग को समझने की कोशिश करते अपनी स्कूटी चलाए जा रही थी। सुनसान सड़क हो चुकी थी, दोनों तरफ खेतों की तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो आदमी जो पीछे बैठा था वो बिल्कुल चुप था, लेकिन अब एकदम से उसने खुद से ही बात करना शुरू किया और दीपाली से सीधा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका दिमाग हिल गया। उस आदमी ने कहा, बेटा एक बात पूछूं? दीपाली ने कहा, जी अंकल पूछिए। तो उस आदमी ने कहा, तुम भूत प्रेत आत्मा वगैरह में विश्वास करती हो? उस आदमी की बात सुनकर दीपाली को थोड़ी सी हंसी आई। उसने कहा कि अंकल ये भूत प्रेत वगैरह ना सब फिल्मों और कहानियों तक ही होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। उसकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा हंसा और बोला, बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ
कि मेरा विश्वास बदल गया। अब उसकी बात सुनकर दीपाली को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उसने एक्साइटमेंट से पूछा, अच्छा अंकल, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? और फिर उस आदमी ने थोड़ा सीरियस होकर अपनी कहानी बतानी शुरू की। उस आदमी ने बताया कि भी कुछ देर पहले वो भी इसी सड़क से गुजर रहा था। वो अपने घर जा रहा था। अंधेरा था और सड़क बिल्कुल खाली थी। वो अपनी बाइक चला रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से वो जगह जहाँ पर ये नहर खत्म होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है। और जब वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि कोई इंसान है और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन जैसे जैसे वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और तभी दीपाली ने उससे पूछा, अंकल ऐसा क्यों? तो उस आदमी ने कहा कि जब वो उसके पास में पहुंचा तो उसे उस आदमी का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और पास आने पर से लग रहा था कि मानो बस एक सफ़ेद कपड़ा हवा में लहरा रहा है। और ये देखकर वो एकदम से डर गया और उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। लेकिन जैसे उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, वो परछाई एकदम से उसकी बाइक के सामने आके खड़ी हो गई। और उसने बाइक को बचाने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसका कंट्रोल चला गया और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। अब जब दीपाली सारी बातें सुन रही थी तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो दीपाली ने अपने मतलब उस माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा आपका एक्सीडेंट हो गया था, चलो अच्छा है, आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपकी बाइक कहाँ है? दीपाली के इस सवाल का पीछे से कोई जवाब नहीं आया। दीपाली को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर अंकल जवाब क्यों नहीं दे रहे। और फिर एकदम से दीपाली के दिमाग में स्ट्राइक किया कि अगर उस आदमी का एक्सीडेंट उस पीपल के पास हुआ जो कि अभी आगे आने वाला है, तो यहाँ क्या कर रहा है और ये वापस से उसी पीपल के पेड़ की तरफ क्यों जा रहा है? और जब उसने उस आदमी को लिफ्ट दी थी तो उसने अच्छे से देखा था कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, उसके कपड़ों में मैल का कोई दाग तक नहीं था। जबकि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो तो उसके कपड़े पूरी तरह फट जाएंगे या फिर गंदे हो जाएंगे। और अब पीछे से वो आदमी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। दीपाली अपनी ही बातों में मतलब अपने सवालों के अंदर उलझी हुई थी। अपने साइड व्यू मिरर जो थे उसमें उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, पर दिख रहा था कि पीछे कोई बैठा हुआ है, उसके कपड़े उसे दिखाई दे रहे थे। वो कुछ और बोल पाती और तभी आगे सड़क के किनारे वही बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। और जैसे वो पेड़ दिखाई दिया, पीछे से उस आदमी की आवाज़ आई, यहीं रोक दो बेटा। उसकी बात सुनकर दीपाली ने उस पेड़ से थोड़ा दूर स्कूटी रोक दी। उसने इधर उधर चारों तरफ देखा। आसपास ना कोई घर था, ना कोई दुकान, ना ही कोई रास्ता, सिर्फ वही पुराना बड़ा पीपल का पेड़ था। ये देखकर दीपाली को बड़ा अजीब लगा। उसने उस आदमी से पूछा, अंकल यहाँ? उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ बेटा यही। और इतना कहकर वो आदमी स्कूटी से नीचे उतर गया। वो आगे आया, उसने दीपाली की तरफ देखा। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उस आदमी ने दीपाली को थैंक यू बोला और दीपाली ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल। अब तक दीपाली के साथ जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब जो वो एक्सपीरियंस करने वाली थी, ऐसा उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। गाड़ी से उतरकर उस आदमी ने दीपाली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास नहीं करती हो, लेकिन शायद तुम ये जान नहीं पाई कि मैं जिंदा नहीं हूं। ये सुनते ही दीपाली के हाथ पैर सुन्न हो गए। आप खुद इमेजिन करो, एक आदमी आपके साथ गाड़ी पर बैठ कर आया, उतर कर वो कहता है कि तुम मुझसे इतने से बात कर रहे थे और मैं जिंदा नहीं हूं। वो डर के मारे कांपने लगी और उसे एक बार तो लगा कि आदमी उसे मजाक कर रहा है। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने धीरे से उस पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला, यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और ये कहकर वो आदमी दीपाली की आंखों में देख रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा था वो मेरी अपनी कहानी थी और मैं उस हादसे में मर चुका हूं। इधर उस आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और इधर दीपाली का शरीर बिल्कुल अकड़ चुका था। उसे काटो तो खून नहीं। उसे उस आदमी की बातों विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो लुक्स थे उसे देखकर वो समझ चुकी थी कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसकी मुंह से जबान नहीं निकल रही थी। और तभी वो आदमी आके बोला, उस पेड़ के पीछे खड्डे में मेरी मोटरसाइकिल और मेरी लाश पड़ी है। इतना बोलकर वो आदमी
2 कदम पीछे हुआ और दीपाली की आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। और जैसे वो गायब हुआ, दीपाली एकदम से ट्रांस से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने क्या देखा। वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन आसपास उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। और जैसे वो होश में आई, उसका मन किया कि वहां से भाग जाए, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। अपनी स्कूटी को खड़ा करके वो उस पेड़ के पास गई और वहां पहुंचकर दीपाली ने जब इधर उधर देखा तो उसे पेड़ के पीछे एक आदमी और एक बाइक पड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि उस आदमी का वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। और दीपाली पहचान गई थी कि वही आदमी था जो उसके साथ लिफ्ट लेकर आया था, क्योंकि उस खड्डे में पड़े आदमी ने वही कपड़े पहने हुए थे जो अभी उन अंकल ने पहने थे। ये देखते ही दीपाली के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डरते हुए तुरंत वहां से भागते अपने स्कूटी पर पहुंची और स्कूटी को स्टार्ट करके सीधा अपने घर निकल पड़ी। जब तक दीपाली घर पहुंची तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी और उसे ठीक से याद भी नहीं कि वो कैसे घर पहुंची, कैसे उसने अपने घर का दरवाजा खोला और कैसे अपने कमरे तक पहुंची। बस उसे इतना याद था कि वो अंदर गई, अपना बैग फेंका और सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। और फिर एकदम से सब कुछ उसके सामने से धुंधला हो गया। अगली सुबह जब घर वालों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसको पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। दीपाली की ऐसी हालत देखकर उसके घर वाले परेशान हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयां दी गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि बुखार कम ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिन तक यही चलता रहा और इस पूरे वक्त दीपाली आधी बेहोशी की हालत में पड़ी रही। कभी उसकी आंखें खुलती, कभी बंद हो जाती, कभी वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती और कभी अचानक डरकर चिल्लाने लगती थी। लेकिन इस दौरान दीपाली को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ इन दिनों में क्या-क्या हो रहा था। लगभग 1 हफ्ते बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और उसे होश आने लगा, तब उसकी बड़ी बहन उसके पास बैठी हुई थी। दीपाली ने कमजोर आवाज में उससे पूछा कि दीदी, मेरे साथ क्या हुआ था? ये सुनते ही उसकी बहन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसने पूछा कि तुझे कुछ भी याद नहीं है? दीपाली ने नाम में सिर हिलाया और बोली कि नहीं। उसकी बहन ने एक गहरी सांस ली और बोली, उस रात जब तू घर आई थी तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तू सीधा अपने कमरे में जाके सो गई और अगले दिन जब तू उठी तो तुझे बहुत तेज बुखार था। लेकिन तू उठी क्या, तू तो बिल्कुल बेहोशी की सी हालत में पड़ी हुई थी। हम सबको लगा कि तू शायद बहुत थकी हुई होगी, उसकी वजह से तुझे बुखार आ गया है। लेकिन फिर उसके बाद तो अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगी। एकदम से तो चिल्लाने लग जाती, एक कोने में जाकर बैठ जाती, डरने लग गई थी। हमें लगा पता नहीं क्यों ऐसा, शायद बुखार की वजह से तो ऐसा कर रही हो। लेकिन शाम होते-होते एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला, दीदी ऐसा क्या हुआ? उसने बताया कि रात के करीबन 8 बजे होंगे, घर में सभी लोग बैठे हुए थे, तभी तू अचानक से कहीं गायब हो गई। तुझे सबने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन तू कहीं पर भी नहीं थी। और तभी मुझे छत पर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत दौड़कर छत पर पहुंची। तुमने देखा कि तू छत की दीवार के किनारे पर खड़ी हुई है और इस तरह से खड़ी है कि तूने अगर एक कदम और आगे किया तो तू नीचे गिर जाती। मैंने तुरंत तुझे आवाज लगाई और तुझे नीचे उतरने को कहा, लेकिन मेरी आवाज सुनकर कुछ सेकंड तक तू बिल्कुल सीधी खड़ी रही, उधर बाहर की तरफ देखते हुए। और फिर तूने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। मैं तुझे बता नहीं सकती, जब तू मुझे देख रही थी तेरी आंखें पूरी तरह लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेरी आंखों में पूरी तरह से खून उतर आया हो। तुझे देखकर एक बार तो मुझे बहुत बुरी तरह डर लग गया था और तू मुझे उन्हीं आंखों से घूरे जा रही थी। और फिर अचानक से तू एकदम से बहुत अजीब तरीके से हंसने लगी और तेरी हंसी जो थी वो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत तेज डर लगा और मैं बहुत तेज चिल्लाई और मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी छत पर आ गए। सब लोगों ने आते ही तुझे नीचे उतरने को कहा, लेकिन तभी तू बोलती है कि ये नीचे तभी उतरेगी जब तुम मुझे दारू और चिकन खिलाओगे। तेरी ये बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि तू ये कह रही थी कि ये जब नीचे उतरेगी, और दूसरी बात तू दारू और चिकन मांग रही थी। हमने तो समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं थी और फिर तेरे लिए दारू और चिकन मंगाया गया। उसकी बात सुनकर दीपाली कुछ शॉक्ड हुई, बोलती, दीदी क्या बात कर रही हो? मैंने दारू और चिकन मांगा?
और मुझे ही नहीं पता। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। घर में भी जब नॉनवेज बनता है तो मैं नाक सिकोड़कर दूर हो जाती हूँ, और दारू दारू मैं मांगूंगी? तो बोलती, हाँ बेटा, मैं भी और सभी लोग जिस सुनकर शौक थे कि तू इस चीज की डिमांड कर रही है। लेकिन वो तू थी या कोई जो भी था, वो बार बार ये कह रहा था कि अगर उसे ये सब ला के नहीं दिया गया तो वो अभी यहां से कूद जाएगी। हमें मजबूर होकर तेरे लिए ये सब लाना पड़ा। भैया जल्दी से जाके तेरे लिए एक दारू की बोतल और दारू का जो पौवा होता है साइज का वो, और एक मुर्गा लेकर आए। और लाकर जब छत पर रखा गया तो तू फटाक से दीवार से कूद कर, जो बालकनी होती है, जो रेलिंग होती है, मतलब जो बनती है गाँव, तो उससे कूद कर तो आकर आलती पालती मारकर उसके सामने बैठ गई। और सबकी आंखों के सामने वो दारू का पौवा खोलकर एक घूंट में पूरा पौवा पी गई और मुर्गा खाने लगी। थोड़ा बहुत खा के तो फिर बोलती कि और दारू लेकर आओ। अब वापस से तेरे लिए और दारू ले गई। करीबन 3-4 पौवे दारू तेरे लिए लाए गए और 2 मुर्गे, और हर पौवे को तू खोलकर एक घूंट में पी जाती, और वो दोनों के दोनों मुर्गे तूने अकेले खा लिए। और उसके बाद तू बस उठी, सबकी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, बिना हाथ धोए सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सो गई। अब तू तो अंदर जाकर सो गई, लेकिन हम सबकी नींद उड़ चुकी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, आखिर तुझे क्या हो गया है। हमें ये तो समझ में आ गया था कि अभी जो ऊपर हुआ वो तूने नहीं किया। फिर पापा को याद आया कि उनके दोस्त के पिताजी ऐसे मामले में लोगों की मदद करते हैं। गांव और आसपास के लोगों में उनको लोग मानते भी काफी थे। तो उन्होंने फोन करके उन्हें पूरी बात बताई। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम एक काम करो, बिटिया को कल सुबह मेरे पास लेकर आ जाओ। अगले दिन तुझे लेकर हम सब लोग वहां पर पहुंचे। अंदर जाते ही वहां पर एक अजीब सी ना शांति सी महसूस हुई उनके घर के अंदर। उनके आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, और उसके नीचे लकड़ी की एक चौकी रखी हुई थी, और उसी के ऊपर वो दादाजी बैठे हुए थे। अब जैसे ही तुझे उनके सामने बिठाया गया तो कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोले और बस तुझे ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने हम लोगों से कहा कि तुम लोग से थोड़ा दूर बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे उन दादाजी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए, तेरे शरीर के अंदर अजीब सी बेचैनी लगी। तो अपना सिर पकड़ के इस तरह से घुमाने लगी जैसे तेरे सिर के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा हो। फिर उसके बाद तू वहां से बार बार उठ के जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों तू वहां से उठ नहीं पा रही थी। फिर करीबन आधा घंटे तक दादाजी ने कुछ पूजा पाठ वगैरह किया, तेरे ऊपर से कुछ जल वगैरह निकाला, ऐसे उतारा, फिर तेरे ऊपर जल छिड़का। फिर 1 मिनट के लिए, मतलब तू ऐसा मान ले तू सो गई थी वहीं पर लेटे लेटे, एकदम तू गिर गई, शरीर तेरा शायद तू बेहोश हो गई थी या सो गई थी। और फिर दादाजी ने कहा कि अभी बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने हम सबको बताया, जब तू सो रही थी, लेटी हुई थी, कि उस रात जब तू घर लौट रही थी तो उससे कुछ देर पहले ही, शायद आधा 1 घंटा पहले ही, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी का, और उसी आत्मा ने तुझे पसेस कर लिया था। तो उसकी बात सुनते ही दीपाली ने अपनी दीदी से कहा कि हाँ दीदी। अब दीपाली ने अपनी दीदी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, कि उसे कैसे लिफ्ट मांगी, कैसे वो, और उसके बाद ही बस वो घर आकर सीधा सो गई थी। तब उसकी दीदी को भी इस बात का विश्वास हो गया कि दादाजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। उसकी दीदी ने बताया कि दादाजी ने बताया कि जो इंसान था ये शराबी था, और ये शराब पीकर बाइक चलाने की वजह से ही इसकी उस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और इसी वजह से दीपाली भी उस रात को शराब और चिकन मांग रही थी। वो दीपाली के शरीर के द्वारा अपनी वासनाओं को भोगना चाहती थी। उन दादी ने हमें ये समझाया कि कुछ जगहों पर हुई दुखद घटनाओं का असर लोगों पर पड़ सकता है, खासकर जब व्यक्ति या तो पूरी तरह से पहले से थका हुआ हो या फिर मेंटली अपने आप को डाउन फील कर रहा हो। और इस तरह से दीपाली को ये समझ में आया कि जिस आदमी को उसने लिफ्ट दी थी, उसने तो एक भलमनसा हद से किसी की हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो लिफ्ट दे रही है वो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक अतृप्त आत्मा है। और इस तरह से दीपाली ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का सबसे अजीब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। और यहां तो उसे एक बहुत नॉर्मल लेवल की एक अतृप्त आत्मा से उसका सामना हुआ, जिसे शायद ये भी पता नहीं था कि वो, मतलब होता ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि जब
किसी इंसान के एक्सीडेंट वगैरह में या इस तरह से अकस्मात मृत्यु होती है ना, अननेचुरल डेथ होती है, अनटाइमली डेथ होती है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो मर गया है। ऐसा बोलते हैं कि उसकी आत्मा वहीं आसपास शरीर के आसपास भटकती रहती है और कई बार उसके अंदर घुसने की कोशिश करती है, और उसी दौरान आसपास कोई और आदमी आ जाए, कोई इंसान जो कि स्पिरिचुअली डाउन हो या कुछ भी हो, उससे इंटरेक्ट कर सकती है और उसको पजेस भी कर सकती है। यहाँ ऐसा ही हुआ, जब दीपाली ने एक सर्टन टाइम तक उसके साथ इंटरेक्ट किया तो उसके लिए वो विंडो खुल गई जिससे वो दीपाली को पजेस कर सकता था, और उसकी जो दारू पीने और चिकन खाने की इच्छा हुआ करती थी मरने से पहले, वो उन्हें कंटिन्यू रखना चाहता था। लेकिन घर वालों के सामने जब दीपाली ने ऐसा बिहेवियर किया तो उनको सब कुछ समझ में आ गया, और टाइम रहते वो उसे एक सही आदमी के पास ले गए, और इस तरह से दीपाली ठीक हो गई। इसीलिए कहते हैं, रात को जब आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो तो अच्छी तरह से ये कंफर्म कर लें कि जिस किसी को लिफ्ट दे रहे हो वो इंसान है या फिर कोई चलती फिरती आत्मा। वैसे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आपको इस तरह से इंसान रास्ते में कोई आदमी लिफ्ट मांगता हुआ मिलेगा तो क्या आप उसे लिफ्ट देंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।